स्वीकार्य अभिवादन नमस्कार। यशपाल के उपन्यास अमिता के धारावाहिक वाचन का आज प्रस्तुत है 7वां अंक। कोई भी देश जब युद्ध की तरफ जाता है तो उसके अंदर एक अलग ही उथल पुथल शुरू हो जाती है। पूंजीवादी वर्ग अपना हित साधने में लग जाता है। यही हाल कलिंग राज्य का भी था। कलिंग राज्य के राजसखा और नगर सेठ सौमित्र की हवेली में ऐसे ही षड्यंत्रों की प्रत्यंचा खिंची हुई थी। आइए जानते हैं इतिहास बदल देने वाले कलिंग युद्ध से पहले राज्य के अंदर रचे जा रहे षड्यंत्रों के बारे में। राजसखा नगर सेठ सौमित्र की हवेली में ना तो युद्ध के आतंक का विशेष प्रभाव था और ना ही महाबली यज्ञ के समाचारों से उत्साह। उसके यहाँ प्रायः ही शाम के समय नाच गाने की सभा जमती थी। सौमित्र की रुचि विलास और विनोद में नहीं थी, परंतु उसे संसार से वैराग्य भी नहीं था। वो श्रमणों का उपदेश स्वीकार करता था कि आसक्ति और विलास से कभी संतोष नहीं होता, परंतु सौमित्र के विचार में परलोक की आसक्ति में इस लोक को भुला देना भ्रम था। सौमित्र संचय और संग्रह द्वारा अपनी शक्ति के वृद्धि से संतोष पाता था। उसके धन के संबंध में अनेक दंत कथाएं प्रसिद्ध थी। अनेक वर्ष पूर्व महाराज करवेल के पिता के राज्यकाल में दुर्भिक्ष हो गया था। उस समय सौमित्र के पिता ने एक महायज्ञ किया था। प्रतिदिन वह 1 सहस्त्र प्रजा को भोजन देता था। महाराज ने प्रसन्न होकर सौमित्र के कुल को राजसखा का सम्मान और महासामंत वंश के अधिकार दिए थे। सेठ की हवेली की ड्योढ़ी पर उसके अपने सशस्त्र सैनिकों का पहरा रहता था। नगर सेठ की इच्छा होने पर राजप्रासाद में प्रवेश कर राजदर्शन का अधिकार था उसे। उसका वंश जगत सेठ कहलाता था और वो नगर के सेठों का जेठक यानी चौधरी था। सौमित्र को यह आशंका थी कि महामात्य आचार्य सुकंठ और महासेनापति भद्रकीर्ति आसन्न युद्ध में उसकी सहायता से संतुष्ट नहीं है। इसलिए सौमित्र अपनी समज्ञा में महासेनापति के युवा पुत्र सूर्यकीर्ति, महामात्य के युवा पुत्र आचार्य मयंक को विशेष अनुनय से आमंत्रित करना कभी न भूलता। उस संध्या समज्ञा में सौमित्र के मित्र सेठ वासल और पद्मज भी आए हुए थे। तीनों सेठों के सम्मुख मद्य के पात्र थे, परंतु वो पी नहीं रहे थे। तीनों सेठ गुण और स्वभाव से पूर्ण वैश्य थे। उन्हें संतोष पदार्थों को विलास के लिए उपयोग करने में नहीं, बल्कि पदार्थों पर स्वामित्व पाकर होता था। वासल एकांत देख तकिए का सहारा छोड़कर तत्परता से बैठ गया और उसने जरा खांस कर संकेत किया। सौमित्र तकिया पीछे छोड़कर सामने झुकाया और धीमे स्वर में बोला, उत्तर टेकरी की घटना के पश्चात से महामात्य को चैन नहीं है। वो चिंतित हैं कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे हुआ, इसलिए सब जगह टोह ले रहे हैं। इस समय जितना सशंक और सतर्क रहा जाए कम है। सौमित्र ने कहा, एक नया संकट सर पर आ गया है, इसका क्या उपाय होगा? पद्मज और वासल ने आशंका से सौमित्र की ओर देखा। सौमित्र ने धीमे स्वर में बताया, पिछली पूर्णिमा को जब आचार्य ने राजाज्ञा दी कि राजकोष युद्ध काल में वाणिक के लाभ का 3/4 राजकर में ले, हमने तभी अपना दूत चोल देश भेज दिया था कि हमारा सार्थ चोल से कलिंग न लौटकर पूर्व मार्ग से स्वर्णगिरी होकर अवंतिका चला जाए। वासल ने समर्थन किया, हाँ, ऐसा आपने तब भी बताया था। सौमित्र ने सुनने के संकेत के लिए हाथ उठाकर कहा, हमने दूत को अवंतिका के नगर सेठ सुगत के नाम भी पत्र दिया था कि हमारे सार्थ द्वारा लाया चोल देश का वस्त्र अवंतिका में बिक्री करके अपने पर्ण का उचित अंश लेकर हमारे सार्थ को फिर अवंतिका से चोल लौटा दे। हमारा दूत मार्ग में रोगग्रस्त हो गया और पूरे 1 पक्ष तक रुका रहा। तब तक सार्थ ने हमारी कलिंग की सीमा में प्रवेश कर लिया था। हाय, ये क्या? पद्मज के मुंह से निकला। आपने ये क्या किया जेठक? कैसा दूत भेजा? मैं तो मर गया। मैंने तो 30 सहस्त्र धरण इस सार्थ में ऋण लेके लगाया था। पहले बात तो सुन लो, सौमित्र बोला, फिर एक साथ ही हाय हाय करना। सीमांत के शौल्किक ने हमारे सार्थ का लेखा लेकर
सार्थ के साथ 10 अश्वारोही राजपुरुष चौकसी के लिए कर दिए, मानो हम चोर हैं। शौल्किक ने राजस्थान में सूचना भेज दी है कि सार्थ के पास 4 लाख धरण के मूल्य का स्वर्ण और द्रव्य है। पद्मज का मुख खुला रह गया। सौमित्र की ओर अपलक लगे उसके नेत्रों में आंसू आ गए। वासल दीर्घ निश्वास लेकर बोला, सब गया। किस कुघड़ी में ये सार्थ भेजा था? धूर्त ज्योतिष त्र्यंबक ने कहा था यह अपूर्व लाभ की लग्न है, नक्षत्र भी धोखा दें तो कहाँ त्राण मिल सकता है। महाराज थे तो अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे थे, लेकिन यह आचार्य हमें ध्वंस करने के लिए, ब्राह्मण के अधिकार के लिए युद्ध कर रहा है। राज्य तो राजा का होता है, ब्राह्मण का नहीं। सौमिल ने वासल को चुप कराने के लिए हाथ उठाया। अब प्रश्न है, आचार्य सुकंठ के मुख से सार्थ के धन की रक्षा कैसे हो? इसमें आधे के लगभग आप दोनों का है, इसलिए आप दोनों की भी अनुमति चाहिए। हम सब व्यापारी तो एक साथ एक नाव पर हैं, एक साथ तैरना है, एक साथ डूबना है। जिठक आप ही कुछ कर सकते हैं, पद्मज रुआंसे स्वर में बोला। आप ही त्राण कर सकते हैं। राजद्वार में आपकी ही पहुंच है, आप ही समर्थ हैं। सामर्थ्य से ही बुद्धि होती है। इस संकट में हम लोगों की बुद्धि क्या करेगी? वासल ने भी समर्थन किया। हम लोगों की अनुमति का प्रश्न क्या है? हाथी के पांव में सबका पांव समा जाता है। हम क्या हैं? आपके परिश्रय में कुछ व्यवसाय कर लेते हैं। मेरा परिश्रय क्या भाई, आप ही की भांति वणिक हूं। सौमित्र ने विनय दिखाया। मुझे भी व्यापार करने का अवसर चाहिए। मुझे तो आतताई का आतंक है। सार्थ द्वारा व्यापार अकेले तो कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही काम सहकार्य में ही चलते हैं। आप तो जानते हैं महारानी तथागत के धर्म में श्रद्धा और वैराग्य वृत्ति के कारण राजकाज की चिंता से उपराम हैं, परंतु वे युद्ध की हिंसा से भी खिन्न हैं। उनकी कृपा से ही द्रव्य की रक्षा संभव है, जैसे उत्तर टिकरी। राजप्रसाद में प्रवेश का सामर्थ्य तो आपका ही है, पद्मज बोला, परंतु वासल ने टोक दिया। महारानी तो राज्य से भी उपराम है। राज्य तो महाअमात्य आचार्य ही कर रहे हैं। महारानी धर्म से तो उपराम नहीं। आप दोनों अनुमति दें तो महारानी के सम्मुख आवेदन किया जाए कि हमने कलिंग के अभिधर्म में वृद्धि के लिए महाविहार की स्थापना के प्रयोजन से साझे में 10 लाख धरण अर्जन करके महाविहार को अर्पण करने का संकल्प किया है। इस सार्थ का संपूर्ण धन धर्मार्थ संकल्पित धन है। हमारा निवेदन है कि युद्ध काल में यह धन महाबोधि विहार में राज्य की मुद्रा से सुरक्षित रहे। संकल्पित राशि पूरी हो जाने पर महाविहार के निमित्त व्यय किया जाए। ये क्या रक्षा हुई? पद्मज का स्वर भर्रा गया। व्याघ्र के भय से भागकर मगर के मुख में जाने के लिए जल में कूदना क्या रक्षा है? आचार्य सुकंठ के हाथ में ना जाकर मुंडियों के हाथ में चला गया, क्या लाभ होगा? आपके लिए लाख तो लाख संघ और विहार को देना परलोक का संतोष है। हम लोग तो ये लोग ही नहीं समेट पाए, परलोक के लिए क्या हाथ फैलाएं? मित्र पद्मज, तुम्हारी ये बात वणिज बुद्धि के अनुकूल नहीं। सौमित्र ने खिन्नता प्रकट की। ऐसी छोटी बात वणिज नहीं कर सकता। धर्मादय के नाम से तुम्हारा द्रव्य संघ और विहार पर तुम्हारा वश रखेगा। मित्र, आज ये सहस्त्रों भिक्षुओं का दल नगण्य नहीं रहा। प्रजा को उन पर श्रद्धा है। अभी तो द्रव्य विहार में राज मुद्रा से सुरक्षित रहेगा। युद्ध का परिणाम जाने क्या हो, परंतु द्रव्य आचार्य के हाथ में चला गया तो वह तुरंत इसे शस्त्र क्रय करने के लिए गौड़ और दक्षिणापथ में भेज देगा। आचार्य जब तक धन के लिए व्याकुल न होगा, हमारी तुम्हारी सहायता और संपत्ति का मूल्य उसकी दृष्टि में कुछ नहीं है। पद्मज की आंखों में आंसू आ गए। वासल दीर्घ निश्वास लेकर मौन रह गया। सौमित्र कुछ और समय तक दोनों को समझाता रहा, पर अंत में सबने स्वीकार किया, भविष्य में जो भी हो, अभी सौमित्र सार्थ का द्रव्य महाअमात्य के हाथ में पड़ने से बचाया जाए। कलिंग की महारानी नंदा पाठ कर रही थी। राजप्रासाद की ड्योढ़ी से कांसे के घंटे पर दिन का चौथा पहर आरंभ होने की टंकार सुनाई दी। महारानी के कक्ष के द्वार के सम्मुख प्रतीक्षा में खड़ी यवनी ने अवसर देखकर महारानी को अंगदासी की सूचना दी।
दासी ने सिर झुकाकर महारानी के सम्मुख निवेदन किया, अभयदान हो परम भगवती। राजसखा नगर सेठ जेठक सौमित्र राजदर्शन की इच्छा में एक घड़ी से राजद्वार पर उपस्थित हैं। दासी ने महारानी की मौन अनुमति पाकर यवनी को उत्तर दिया, परम भगवती महारानी अनुमति देती हैं। नगर सेठी राजदर्शन के लिए मंत्रणा गृह में उपस्थित हों। महारानी श्वेत कोशे वस्त्र धारण किए अलिंद से धीरे धीरे पग रखती हुई मंत्रणा कक्ष की ओर जा रही थी। उस समय युवराज्ञी अमिता प्रातः खेल की थकावट तीसरे पहर की नींद से मिटाकर फिर उत्फुल्ल हो गई। वो एक दीर्घिका में 2 बालिकाओं के साथ महारानी के सामने आ गई। अमिता के गले में एक छोटी सी भेरी लटकी हुई थी और बालिकाओं के हाथों में छोटे छोटे तूर्य थे। अमिता ने किल्लोल में माता को संबोधन किया, अम्मा अम्मा देखो एक नया खेल दिखाएं। अमिता गले में लटकी भेरी को ढम ढम बजाने लगी। उसकी सहेलियों ने अपने तूरियों को मुख पर उठाकर बजा दिया। महारानी ठिठक गईं और स्नेह से मुस्कुराकर बालिकाओं का खेल देखने लगी। अमिता ने भेरी बजाकर डोंडी पीटने के ऊंचे स्वर में पुकारा, धर्मराज कलिंग की प्रजा और पौरजन सुने, महामही परम भगवती प्रजा बच्छल राजेश्वरी की आज्ञा सुने। देवताओं की कृपा के लिए महाबली यज्ञ का आयोजन हो। संपूर्ण प्रजा शस्त्र धारण कर समुद्यत हो। पहली बालिका उछल कर बोली, हम राज्य रक्षा के लिए शस्त्र लेंगे, हम धनुष बाण लेंगे। अमिता ने किल्लोल से पुकारा, हम भी धनुष बाण लेंगे, हम खड्ग और भाला भी लेंगे। महारानी तीनों बालिकाओं के सिरों पर स्नेह से आशीर्वाद का हाथ फेर कर बोली, वत्से, रक्षा धनुष बाण भाले और खड्ग से नहीं होती, धर्म के पालन से होती है। महारानी ने मन ही मन मंत्र का पाठ कर बालिकाओं को एक बार फिर आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ने के लिए बोली, अच्छा अब खेलो। दासी हिता बालिकाओं को लेकर तुरंत एक दीर्घिका में चली गई। महारानी के मंत्रणा कक्ष में प्रवेश करने पर नगर सेठ सौमित्र ने भूमि स्पर्श कर प्रणाम किया और माथा झुकाए खड़ा रहा। महारानी राज्यासन के एक कोने पर सिमट कर बोली, राज्य कुल के सखा नगर श्रेष्ठी का कल्याण हो। श्रेष्ठी मन की कामना अथवा चिंता कहें। सौमित्र ने एक बार फिर भूमि का स्पर्श कर निवेदन किया, धर्मनिष्ठ परम भगवती का धर्म और न्याय अखंड रहे। भगवान सुलक्षणा युवराज्ञी को शतायु करें। सेवक युवराज्ञी के कल्याण के समाचार की जिज्ञासा से दर्शनार्थ आया है। महारानी ने भूमि की ओर दृष्टि लगाए लगाए ही उत्तर दिया, तथागत की कृपा से प्रजा के आशीर्वाद और राजकुल के हितैषियों की कल्याण कामना से युवराज्ञी सकुशल हैं। सौमित्र ने फिर माथा झुकाकर निवेदन किया, सेवक उत्तर देश से प्राप्त एक भेंट राजसेवा में उपस्थित करना चाहता है। महारानी ने उत्तर दिया, श्रेष्ठी राजभक्ति में जो अर्पण करना चाहें राजकोष में दे दें, वो प्रजा के लिए भेंट होगी। सौमित्र ने फिर भूमि स्पर्श कर अभयदान की कामना की और कहा, सेवक परम भगवती की धन के प्रति अनासक्ति से परिचित है। सेवक की भेंट राजकोष के लिए उपयुक्त नहीं। सेवक माया का बंधन नहीं, धर्म में श्रद्धा की भेंट प्रस्तुत करना चाहता है। महारानी ने उत्तर दिया, नगर श्रेष्ठी की ऐसी भावना है तो फिर हम देख लेंगे। सौमित्र ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, परम भगवती धर्मधर, विनयधर और सूत्रधर स्थिविरों का मत जानती हैं। इस पात्र में कुशीनगर से प्राप्त भगवान के अस्थि धातु का 4 रत्ती प्रमाण अंश विद्यमान है। उसे उत्तर कुरु के श्रद्धावान सेठ निमित्त ने 10 वर्ष के प्रयत्न से बहुत धनराशि व्यय करके पाया था। सेवक ने सेठ निमित्त से यह पात्र 2 लाख धरण मुद्रा देकर कलिंग में बौद्ध विहार की स्थापना के लिए प्राप्त किया है। महारानी आसन से उठ गई। उन्होंने धातु पात्र के समीप भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और पात्र के सम्मुख भूमि पर ही बैठ गईं। सेठ ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, परम भगवती अभयदान दें तो सेवक निवेदन करे। महारानी की अनुमति पाकर सेठ बोला, परम भगवती के धर्म प्रताप से सार्थ में लाभ हुआ, परंतु वो संपूर्ण धन महामात्य के आदेश से युद्धकोष में राज्याधीन कर लिया गया। महारानी ताड़पत्र की ओर दृष्टि किए चुप थी। सौमित्र बोला, परम भगवती अभयदान दें तो सेवक मन की चिंता कहे। सेवक को
स्वर्ण लोभ नहीं है, परंतु ये दुख अवश्य है कि विहार की सेवा, मैत्री और अहिंसा धर्म के निमित्त संकल्पित यह धन युद्ध की हिंसा और बलि के पाप में व्यय होगा। शेष परम भगवती की जैसी आज्ञा हो। तथास्तु महारानी के मुख से निकला। उन्होंने चवर धारणी दासी की ओर देखा। लेखक प्रस्तुत हो। लेखक तुरंत उपस्थित हुआ। उसने अपनी मंजूषा खोलकर भोजपत्र ले लेखनी संभाली। महारानी ने आदेश लिखवाया। आदेश है कि राजकुल सखा श्रीमान नगर श्रेष्ठी सौमित्र और उनके सहकारी श्रेष्ठी वासल और पद्मज के सार्थ का धन विहार निर्माण के धर्म कार्य हेतु संकल्पित है। सार्थ के लाभ का 3/4 धन युद्ध कार्य हेतु राज्याधीन न किया जाए। सार्थ का संपूर्ण धन युद्ध काल में महाबोधि विहार में राजमुद्रा से सुरक्षित रहे। आदेश लिखे जाने पर महारानी ने अपनी उंगली में पहनी राजमुद्रा से उस पर चिन्ह अंकित कर दिया। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। जय हिंद।